My name is Priyanka Goyal and I have secured All India Rank 369 this time. And very hopefully, very happily, I am telling you that this was my last attempt. So finally, this feels like, getting peace. So I'm really thankful to Almighty. I'm really thankful to this universe for finally providing me the opportunity of being a civil servant. So I will start with the basic questions which most of the aspirants have, and since I have a very long journey in this UPSC CSC, so I'm going to discuss about everything, especially the basic questions, the basic doubts which generally the aspirants have. And I have also faced all these things, all those problems during my journey. So I think that I'm at a very better place to tell now that what should we do, what should we not do, what things we should generally avoid while studying, and what are the things we should moreover focus upon. Okay, so I have a set of questions in my hand, and the first question in this is, so tell me something about your UPSC journey. Okay. So, if I talk about my UPSC journey, so it was a 6 year long journey, and I just started after my graduation in 2016, and 2017 was my first attempt where I was not able to clear the prelims. Cut off क्या होगा? Hello. See, we'll predict all of these things later on. I have seen this year's paper, and in my personal opinion, the paper was very difficult. और मुझे लगता है कि अगर मैं उस एग्ज़ाम को दे रही होती तो इवन आई एम नॉट श्योर कि मैं उसे क्लियर कर पाती या नहीं. हिंदी लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल, ओके ओके, मैं दोनों तरह की लैंग्वेज यूज़ करूँगी. आई एम रियली सॉरी. आई मेक श्योर कि आप सबको सारी बातें समझ में आए. बिल्कुल. ओके. सो हम ये कट ऑफ वगैरह थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट इस बार के टॉपर्स ने भी एक की बनाई है, जिसमें से आप लोग अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं. हम लोगों ने बड़ी मेहनत से वो की बनाई है, और अभी हम 1-2 दिन में उसको रिलीज़ करेंगे. कुछ जो क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसीज है अभी हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम उसे रिलीज़ करेंगे. तो आप लोग उसमें से भी एक बार ही चेक कर लीजिएगा. और उसके अलावा अगर मैं अपनी इस जर्नी के बारे में बात करूं तो बहुत ही लंबी जर्नी थी, बहुत ही हेक्टिक जर्नी थी, बट उसके साथ साथ हमें पॉजिटिव चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए. सो मैं यही बोलूँगी कि इस जर्नी के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मेरी पर्सनालिटी के बारे में मुझे लगता है कि वो बहुत इन्हांस हुई है इतनी सारी पढ़ाई करके, इतना सब कुछ देख कर सीख कर, अबाउट द करंट इवेंट्स, अबाउट द बेसिक सब्जेक्ट्स. तो और उसके साथ साथ जब हम फेलियर को देखते हैं तो वो हमारे अंदर एक ठहराव लेकर आता है. फेलियर हमें सिखाता है कि जो सक्सेस है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है. उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है, हमें अपने आप से फ़ाइट करनी होती है हर दिन. हमें इस यूनिवर्स से फ़ाइट करनी होती है कि नहीं, हमें ये चाहिए, यही हमारा ड्रीम है, हमें ऐसा करना है. हमें अपनी मेहनत से ना हराना होता है बहुत सारी चीज़ों को खुद को जताने के लिए. तो ये मेरी यूपीएससी जर्नी ने मुझे सिखाया है. मेरे अंदर बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ठहराव आया है, बहुत मैच्योरिटी, बहुत पेशेंस मेरे अंदर आया है इस जर्नी के दौरान. और उसके बाद मुझे ये मिला है, ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए. वील डिस्कस अबाउट एवरीथिंग. अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और फिर हम जो भी आप लोगों की भी जनरल क्वेरीज हैं हम उन सबको एड्रेस करेंगे. प्रीलिम्स, या डेफिनेटली जागृति, मैं अपनी सारी मार्कशीट आपके साथ शेयर करूंगी. आई कुड नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स 4 टाइम्स, जिसमें से एक बारी वाज ड्यू टू दी सी सैट, बिकॉज नाउ डेज द पैटर्न ऑफ सी सैट इज़ चेंजिंग. तो उसके बाद मैंने अपना सी सैट कैसे इम्प्रूव किया, आई टॉक अबाउट दैट, क्योंकि इस बार भी सी सैट बहुत डिफिकल्ट आया, और नाउ डेज एस्पिरेंट्स आर रियली फेसिंग अ प्रॉब्लम इन क्लियरिंग दी सी सैट एग्ज़ाम एज वेल, और ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी. सो लेट मी टेक दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है कि मैंने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की फॉर GS 1 and 2 बोथ.
सी प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में बात करने से पहले हम कुछ जनरल बातें करते हैं, जैसे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। अभी कहाँ पर ज्वाइन हो? सी अमित, अभी हम लोगों का सिर्फ रिजल्ट आया है और सर्विस एलोकेशन डीओपीटी करता है, यूपीएससी का काम अब ख़त्म हो चुका है। तो डीओपीटी से लगभग जो सर्विस एलोकेशन है वो आने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या सर्विस अलॉट होगी, और मुझे उम्मीद है कि जो भी सर्विस मिलेगी वो अच्छी होगी, बिकॉज इस एग्ज़ाम में कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जो ख़राब है। और अल्टीमेटली दी जो एम हमें रखना चाहिए ना, वो होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट बनने का। if you are getting that opportunity to be a civil servant and to serve your country, to use your potential to make your country better, to put smile on lot of people's face, तो ये अपने आप में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो ये एग्ज़ाम हमें प्रोवाइड करता है। तो आपका जो अल्टीमेट एम है ना, वो वही होना चाहिए। ओके, सो पीटी में डर लगता है, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल मैं ये बात बिल्कुल मान सकती हूँ कि हमें पीटी में डर लगता है। मुझे भी लगता था और सबको लगता है, लेकिन इतने सारे लाइक पूरे 6 पीटी देने के बाद मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि अगर हमारी जो तैयारी है ना वो ऐसी स्कैटर्ड ना हो, वो थोड़ी सी सिंक्रोनाइज्ड हमारी तैयारी हो, तो हम ना पीटी को इजीली क्रैक कर सकते हैं। मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही सीखा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जितना टाइम मुझे लगा आप लोगों को उतना टाइम ना लगे, और आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट या जो भी अब आप अटैम्प्ट दे रहे हैं उसी के अंदर आप उसको क्लियर कर लें, पूरे एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लें। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज बात कर रहे हैं। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपका जो गोल है ना वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों इसकी तैयारी करना चाहते हैं। बिकॉज जनरली पीपल आस्क कि क्या चीज़ ने आपको मोटिवेट करके रखा, और आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या था, क्या आपको इंस्पायर कर रहा था। तो ये जो मैंने बोला ना अभी कि क्यों, यही वो रीज़न होता है जो आपको मोटिवेट करके रखता है। डजेंट मैटर कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, वो जो रीज़न है आपका वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आपको मोटिवेट करके रखे, और उसके अंदर कोई किंतु परंतु, ये इधर उधर कि नहीं करना, ये नहीं करना, हो नहीं रहा है, ये सब डाउट्स है ना अपने आप ही मन में नहीं आते हैं। चाहे कितने भी अटेम्प्ट्स मेरे लगे हों, कितने भी बारी मैंने फेलियर को देखा हो, उसके अंदर एक बार भी ना मेरे मन में सेल्फ डाउट नहीं आया, या फिर ये नहीं आया कि मैं क्यों ये सब कर रही हूँ, क्या ये उतना वर्थ इट है या नहीं है। एक बारी भी मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मेरा जो रीज़न था इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, मेरा रीज़न एक सिविल सर्वेंट बनने का, वो हमेशा से मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर था कि मुझे क्यों सिविल सर्वेंट बनना है। तो अगर आप अपना गोल, अपना एम आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे ना, तो आपको कोई ऐसा डाउट नहीं आएगा, और आप कभी किसी से नहीं पूछेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करके रख सकती है किसी भी अटेम्प्ट में। तो आप सबसे पहले ना अपने गोल को क्लियर कीजिए, और उसके बाद कभी आपके माइंड में ना सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि अब ये करें या नहीं करें, बीच में छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको बीच में छोड़ ही देते हैं। तो आपके मन में ना वो डाउट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जो दूसरी बात आती है हमारी, वो आती है कि अब इसकी तैयारी स्टार्ट करें कैसे। एक बारी हमने सोच लिया है कि हमें तैयारी करनी है, तो अब उसको स्टार्ट कैसे करें। चाहे यूपीएससी हो, या मैं कहूँगी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हमारी कंट्री में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए ना आप सबसे पहले आप उसका ना सिलेबस उठा के देखिए कि उसके अंदर क्या उन्होंने खुद से मेंशन किया है, कौन से टॉपिक्स, कौन से लेवल तक के, या जैसे बहुत से में लिखा होता है ना अप टू 10th स्टैंडर्ड, स्पेशली जो एप्टीट्यूड एग्ज़ाम होते हैं उसका क्या लेवल है। आप इन्हें इन सारी चीज़ों को ना एनालाइज कीजिए। सी सैट की स्टडी कैसे करें, बिल्कुल शेख, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे, किस पर्टिकुलर चीज़ की हमें कैसे तैयारी करनी है। Last name, what would you have done further? Okay, so you are basically asking about the plan B. So मैं अभी बताऊंगी अपने प्लान बी के बारे में, मेरा क्या प्लान बी था। यही क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था किया। सो मैं अभी इसके बारे में ज़रूर बात करूँगी आप लोगों से। अभी हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं चाह रही हूँ कि हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलें, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो।
और कल को जो भी ये वीडियो देखे तो उन्हें भी थोड़ा सा समझने में आसानी हो। तो हम बात कर रहे थे कि हमें तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले उसका सिलेबस देखना चाहिए। तो आप यूपीएससी का सिलेबस देखें सबसे पहले, आप उसको एनालाइज़ करें। कम से कम, मैं कहूँगी आप कम से कम 1 हफ़्ते का टाइम लीजिए और आप उसको अच्छे से एनालाइज़ कीजिए। उसके जो टॉपिक्स हैं ना, हो सके तो उनको याद कर लीजिए। पूरा सिलेबस आप बाय हार्ट याद कर लीजिए कि उसमें क्या-क्या टॉपिक्स मेंशन्ड है, बिकॉज़ आप रियलाइज़ भी नहीं करेंगे कि आपको वो चीज़ कितना हेल्प करेगी। आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे या बुक में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे या आप कोई भी इन जनरल आप कोई भी चीज़ कहीं देखेंगे, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपको सिलेबस के सारे टॉपिक्स आपको याद होंगे तो। आप एकदम से ना ऐसे उसको ऐसे डिवाइड कर लोगे कि अच्छा ये मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद सिलेबस एनालाइज करने के बाद आप ये देखिए कि यूपीएससी ने अब तक किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीलिम्स के आप हो सके पिछले 10 साल के 20 साल के आप पेपर उठा लीजिए और उसको ना आप स्टार्टिंग से, बल्कि मैं तो कहूँगी आप 20 साल के उठाइए। आप लगभग इसको स्टार्ट कीजिए 2001 से और उसके बाद है ना वहाँ से स्टार्ट करके आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कीजिए कि कैसे हर साल क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, जो नेचर है, वो चेंज हुआ है, क्योंकि वो हुआ है। अभी भी आप खुद देख लीजिए, मान लो 23 का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके अंदर वो जो पेयर वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मतलब वो एक नया सेट है क्वेश्चन का जो हमें देखने को मिला, जो 2022 में भी था, बट वो थोड़ा कम था। इस बार वो मेजॉरिटी में क्वेश्चंस हैं, स्पेशली असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन, उनका एक कम बैक हुआ है प्रीलिम्स में, क्योंकि ये मैंने देखा है ज़्यादातर अभी अब से 10 साल पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे, फिर बीच में ये बंद हो गए थे आने और अभी ये दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। तो आप इस तरीके से ना पिछले 10-20 साल के पेपर्स उठा के उनके क्वेश्चंस को ना एनालाइज कीजिए। उसमें से आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये बात हम सबको पता है कि क्वेश्चन का जो नेचर है वो रिपीट होता है। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो पूरे रिपीट हो जाते हैं। तो आप उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स बार बार पढ़िए। मतलब ये नहीं कि आपने शुरू में 1-2 बारी पढ़ लिया और उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद आपको याद ही नहीं है। आपको लगभग क्वेश्चंस याद होने चाहिए कौन से आए हुए हैं पेपर के अंदर, कौन से टॉपिक से वो आए हैं। और ऐसी बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो टॉपिक वाइज, ईयर वाइज उसको सेग्रीगेट करके देती है आपको प्रॉपर। तो आप वो बुक्स ले लीजिए और कुछ क्वेश्चन पेपर्स रैंडम उठाइए, आप उनको स्टडी कीजिए। उसके बाद नंबर आता है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। जब आप ये पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, फिर आपको वो स्टार्ट करना है। अब वो स्टार्ट कैसे करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है एक बुक लिस्ट। और बुक लिस्ट के लिए मैं अलग से इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ना मैं अपनी पूरी बुक लिस्ट मेंशन कर दूंगी, तो उसके बारे में आप वो वहाँ से देख लीजिएगा। बुक्स, यस डेफिनेटली किया। मैंने अपनी पूरी बुक लिस्ट बनाई हुई है और मैं उसको अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी और मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी अपनी पूरी बुक लिस्ट पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। कोचिंग, हाँ मैंने कोचिंग ली थी और अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने अपने टाइम में जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई थी तब मैंने कोचिंग ली थी 1 साल की, लेकिन उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा की है और वही मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल थी। तो बुक लिस्ट का हो जाएगा, बुक लिस्ट मैं पूरी शेयर कर दूंगी, जो भी बेसिक एनसीईआरटीज़ और उसके अलावा जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो ये सब मैं मेंशन कर दूंगी। आप प्लीज़ बुक लिस्ट वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और अगर किसी को किसी स्पेसिफिक बुक के रिगार्डिंग मुझसे कुछ पूछना हो कि भाई वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं, या उसको हमें पढ़ना चाहिए या नहीं, तो आप प्लीज़ वो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपनी जीमेल आईडी और अपने चैनल की आईडी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी और आप मुझे मैसेज करके कोई भी क्वेरी किसी भी टाइम पर पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर हेल्पिंग आर एस्पिरेंट कम्युनिटी। ओके, क्लास 11 से कैसे तैयारी करें? आप क्लास 11 और 12 के लिए मैं बोलूँगी कि आप ना सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग करें। आप अपना सा ना थोड़ा सा वो एक करंट से टच में आ जाएं। बहुत ज़्यादा एक रिगरस प्रिपरेशन की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं होती है।
तो आप अपने करंट अफेयर्स पे ध्यान दें थोड़ा बहुत। बाकी ना आप अपने जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो भी आपकी स्कूल में जो भी आपने स्ट्रीम ली हुई है, आप प्लीज़ उस पर बहुत अच्छे से फोकस करें। उसमें आप अपना एक थोड़ा सा अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उन्हीं सब एरियाज़ में लेकर आएँ, और फिर फर्दर ग्रेजुएशन में आप अपनी वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आएँ। तो मुझे लगता है कि आपको आगे चलकर कम प्रॉब्लम होगी यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी हम बोलते हैं कि ये पूरी थ्योरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, थ्योरी में ऐसा नहीं होता कि आप सब याद कर लो, और यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि याद करके सब कुछ हो जाएगा, और इतनी सब चीज़ें ना हम याद नहीं रख सकते हैं। उसके लिए एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, आप पॉलिटी की बात कर लीजिए, आप इकोनॉमी की बात कर लीजिए, ज्योग्राफी स्पेशली, इन सब सब्जेक्ट्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर सिर्फ उसको रीड करने से या वो याद कर लेने से, रट्टा मार लेने से, उन सब चीज़ों से नहीं होगा वो। ईयर के पीटी को आप कैसे, मैंने अभी इसके बारे में बात की। इस साल का प्रीलिम्स मुझे लगता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट था, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई उसमें क्या उसकी कट ऑफ रहेगी। वो सब हमारा यहाँ पे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, बिकॉज देखो वो तो हर साल होना ही है, मतलब डिफ़िकल्ट हो इजी हो, स्टिल उसको जितने बच्चे हैं वो क्लियर करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कट ऑफ कम जाए ज़्यादा जाए। तो वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, और वो होना भी नहीं चाहिए। आप अपनी तैयारी करो बहुत अच्छे से, ताकि आप उन कुछ लिमिटेड बच्चों में आ जाओ जो हर साल इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। स्कूलिंग से सक्सेस तक की स्टोरी बताएं। सी, अगर मैं अपने स्कूलिंग की बात करूं तो मैंने महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल पीतमपुरा में है दिल्ली में, मैंने वहां से अपनी स्कूलिंग की है। और मैं कॉमर्स फील्ड की हूँ। मैं मेरे पास ये जैसे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, जो कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं, मेरे पास वही मेरी स्ट्रीम थी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है केशव महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैंने बीकॉम ऑनर्स में अपनी ग्रेजुएशन की है। और वहाँ मतलब स्कूल में और कॉलेज में दोनों में ही मुझे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मैं हमेशा कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स में काउंट होती थी। तो वहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, और वही एक इंस्पिरेशन थी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, कि बेटा यू कैन रियली डू गुड। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप अच्छा कर सकते हो। बस इसीलिए मैंने इसकी तैयारी को स्टार्ट किया था। बट अगर मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूं, तो उसका इतने अटेम्प्ट्स लगने का और इतना सब सीखने के पीछे का जो कारण रहा ना, वो था बेसिकली लैक ऑफ गाइडेंस। मेरे पास है ना राइट टाइम पर राइट गाइडेंस नहीं थी। और इसी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ना राइट गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है ना, तो आप लगे रहेंगे, आप ना अपने हर अटेम्प्ट्स में कुछ आप अपनी गलतियाँ करेंगे, और फिर उसके चक्कर में वो अटेम्प्ट्स इतने इंक्रीज़ हो जाते हैं, वहाँ से डीमोटिवेशन आनी भी स्टार्ट हो जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप शुरू से ही ना आपके पास एक अच्छी गाइडेंस हो। और गाइडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई महंगी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर लो और वहीं से ही आपको गाइडेंस मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। आप गाइडेंस आपको किसी से भी मिल सकती है, आपको किसी टॉपर्स की वीडियो से मिल सकती है, आपको किसी टीचर से मिल सकती है, या फिर जिनका नहीं भी हुआ है, मैं ये कहूँगी कि वो लोग भी आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। किसी जिस जो फेल हुआ है ना, उसको ये पता है कि क्या चीज़ वर्क नहीं कर सकती, एटलीस्ट आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो आप है ना इसमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, और जहाँ से भी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, कोई भी अच्छी बात, कोई अच्छा पॉइंट, आप उसे ज़रूर सीखें। और उसको ना अपने ऊपर, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लीजिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और हर एक इंसान अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी, उसका नेचर, उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है। चीज़ों को ऐसे कैच करने की जो उसकी एक अटेंशन पावर होती है, वो सबकी डिफरेंट होती है। तो आप है ना ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ उनमें से ऐसी है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अब जैसे ना कुछ लोग पूछते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। सी, दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिकॉज कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए ना, दिस रियली डिपेंड्स ऑन यू, कि आप कितना उसको ना ऐसे ग्रैब कर पाते हैं।
तो अगर आप कोई बच्चा ऐसा होता है जो 2 घंटे में भी बहुत कुछ सीख लेता है, और कोई बच्चा ऐसा होता है जो ना 12 घंटे में भी उतना नहीं समझ पाता है। तो ये ना सबका अलग अलग कैलिबर है, सबका अपना पोटेंशियल है सीखने का। तो आप है ना अपने हिसाब से उस चीज़ को डिसाइड कीजिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपना एक गोल सेट कीजिए कि आपको कितने टाइम में कितना सिलेबस कवर करना है, कौन सा टॉपिक कवर करना है, और उसके बाद आप उस पर ये आप एक सेकेंड आई थिंक okay, I guess the my mobile phone is really moving. Okay, so I have to keep it stable, right? Is most about easy पढ़ना, सेल्फ स्टडी विथ फोकस, येस येस एब्सोल्युटली। ओके, सो आप मैं ये बोल रही थी कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपना एक गोल सेट कीजिए, और आप उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क कीजिए कि आपको पूरे दिन में कितना कंप्लीट करना है, कौन से टॉपिक्स, कौन सा चैप्टर आपको पूरा करना है। ये ना एक बहुत ही ईजी गोइंग प्रोसेस है, एक बहुत ही स्लो मूविंग प्रोसेस है, बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 दिन तैयारी कर ली और हो गया बस ठीक है। ऐसे नहीं होगा, आपको इसमें पूरे साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी आपको लग सकते हैं इसकी प्रिपरेशन में। तो आप अपने आप को ना थोड़ा सा ईजी गोइंग रखिए, और पढ़ाई के साथ साथ आप थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जिन भी चीज़ों में आपको खुशी मिलती है, आपकी फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम, सोशल मीडिया हो गया आजकल, तो आपको जो यूज़ करना है, जिससे भी आपको खुशी मिलती है, आप वो यूज़ कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप थोड़ा सा ना हर चीज़ को ऐसे लिमिटेड रखिए, अपनी पढ़ाई के टाइम को एक प्रॉपर रखिए कि आपको कितने टाइम पढ़ना है, उतना आपको करना ही करना है। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी इस जर्नी में कि भाई अगर मान लो हो सकता है कि किसी दिन आप 10 घंटे नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, आप 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप 2 से 3 घंटे ज़रूर पढ़ लें। आप अपने करंट अफेयर्स, अपना न्यूज़पेपर रीड करें। वो कंसिस्टेंसी जो है ना, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मेरी वो कंसिस्टेंसी पिछले 6 साल से है। मैं सब जगह एक्टिव थी, मैं अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करती थी, मैं सोशल मीडिया भी रन करती थी, लेकिन फिर भी मेरी पढ़ाई की जो कंसिस्टेंसी है ना, उसको मैंने ब्रेक नहीं होने दिया, क्योंकि उसके पीछे का जो रीज़न था, मोटिवेशनल फैक्टर, वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इसलिए मैंने अपना वो धैर्य, अपनी वो हिम्मत हमेशा बना के रखी। तो आप भी वो बना के अगर रखेंगे, तो मैं बोल रही हूँ आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आपसे मिलना है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, और अगर कभी पॉसिबल होगा तो मैं आप सबके साथ एक मीटअप ज़रूर प्लान करूँगी। उसके बाद हम सब लोग मिलेंगे डेफिनेटली। अच्छा, अगर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे पास इसमें क्वेश्चन है प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में, ठीक है। सी, प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में जैसा अभी हमने बात किया कि जो नेचर है एग्ज़ाम का, वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो अगर मैं उस डायरेक्शन में बात करूँ ना, प्रीलिम्स की जो तैयारी है, आप ना उसको बेसिक से स्टार्ट कीजिए। अब बेसिक का मतलब है आपको बेसिक बुक्स कवर करनी है सारी, विद मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल बुक्स नहीं चाहिए, मल्टीपल रिवीजन चाहिए। बुक लिस्ट मेरी बुक लिस्ट बहुत छोटी सी है, और पिछले 6 साल से वही चल रही है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप उसको देखना। आप उन्हीं बुक्स को बार बार पढ़िए, उसमें से रिवाइज़ कीजिए 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, आप 5 टाइम्स। मैंने लक्ष्मीकांत लगभग 6 से 7 बार पढ़ ली होगी अभी तक, कम से कम। तो आप उसको मतलब 6 से 7 बार मैं एक अटेम्प्ट में एटलीस्ट उसको ऐसे रीड कर लेती थी। तो अगर मैं पिछले 5 साल का निकालूंगी ना उसका टोटल, तो वो हो, आप 20-25 बार उसको मान के चलो कि मैंने ऐसे पीसेस में कहीं कहीं से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ है, मैंने उसको बहुत बार रीड मैं कर चुकी होंगी अभी तक। तो आप मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करें, और उसके बाद आप ना जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर तो है ही इम्पॉर्टेंट, उसके साथ आप वो प्रैक्टिस करें। मल्टीपल टाइम्स आप प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करें, आप उसमें से ऑप्शंस को एनालाइज करें, और उसके साथ साथ आप ये करें कि जो अब मार्केट में टेस्ट सीरीज़ आती हैं, तो पहले जनरली सी हम लोग बोलते थे कि मुझे भी यही सुनने को मिला है, और ज़्यादातर मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसा ही किया था कि हम है ना किसी एक कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ को लगाते हैं। और मतलब मैं कोचिंग का ऐसे, मैं किसी का यहाँ प्रमोशन करने के लिए नहीं हूँ। तो आपको जो अच्छी लगे, जिसका आपका मन करे, आप प्लीज़ उसके टेस्ट पेपर्स करें। उसके अंदर कोई वो नहीं है कोई कि मैं कुछ प्रमोट करूँगी यहाँ पे। तो आपको जो अच्छा लगे, पर
पहले क्या होता था ना कि हम एक टेस्ट सीरीज़ करते थे और फिर हम बोलते थे कि उन 30-35 टेस्ट पेपर्स को ना आप रिवाइज़ करो। लेकिन ना अब जिस तरीके का पेपर हो गया है ना, तो मैं ये बोलूँगी कि आप है ना एटलीस्ट 2 से 3 डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ को आप करें और हो सके तो आप उसे डेफ़िनेटली रिवाइज़ करें, स्पेशली जिन भी टेस्ट में आपने थोड़ा लो स्कोर किया है। आप क्योंकि आई एम रियली सॉरी, उसके अंदर आप ये देखें कि ऐसे कौन सा टेस्ट पेपर, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर पाए। आप चाहे तो ना उनके शॉर्ट नोट्स बना लें। तो मैंने इस बार क्या किया, इस बार मेरे जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं वो कट ऑफ से 20 मार्क्स ऊपर हैं इन जनरल कैटेगरी, विच मीन्स अ लॉट, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर प्रीलिम्स के लिए मैं आपको स्पेशली बताऊँ ना, आप प्लीज़ आप टेस्ट सीरीज़ करें, 2 से 3 इंस्टीट्यूट की डिफरेंट करें और उसके अंदर से ना आप है ना हर एक पेपर को ना एनालाइज़ कीजिए। आपने पूरे अपने जो भी जितने भी सेट ऑफ क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं, आप कीजिए। जैसे मेरा क्या था ना, मैंने लगभग 95 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरा जो एक्यूरेसी का स्कोर आता था वो लगभग 70 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट होते थे और लाइक 65 टू 70 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट होते थे और बाकी 25 टू 30 और 30 प्लस भी कभी कभी मेरे हमेशा गलत हो जाते थे। तो मेरा वो रेशो 70:30 वाला चलता था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करती थी। आप अपना ऐसा रेशो निकालिए, आपका एक्यूरेसी रेट, वो परसेंटेज आप कैलकुलेट कीजिए कि आप कितने अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से प्रॉबेबली आपके कितने करेक्ट हो जाते हैं, आप ये देखिए, ठीक है। तो जब आप ये देखेंगे ना तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि आपको एक रियल एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उससे ना आपको वहीं बैठे बैठे एक आइडिया लग जाएगा कि मेरा इतना एक्यूरेसी रेट होता है। तो वो आप देखना घर आके वो आपका निकलेगा। अगर आप 50 टू 60 टेस्ट पेपर्स में अपना वो एक्यूरेसी रेट निकाल लोगे ना, वो रियल एग्ज़ाम में भी उतना ही जाके बैठेगा। तो आप वो घर पे ना बहुत सारे मतलब अटेम्प्ट कीजिए टेस्ट पेपर्स। और अब उसमें से क्या करना है ना, देखो हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि आप उनको रिवाइज़ कीजिए, बट मैं बहुत ही प्रैक्टिकली बात करना चाहती हूँ अभी। क्या होता है कि हम है ना पूरे एक्सप्लेनेशन है ना आजकल बहुत बड़ी बड़ी देते हैं ये कोचिंग वाले ना सब, वो बहुत अच्छी बात है, पूरा सिलेबस उसमें लगभग रिवाइज हो जाता है। बट लास्ट टाइम पे, लास्ट के 10-15 दिन जो होते हैं प्रीलिम्स से पहले, उस टाइम पर ना ये पॉसिबल नहीं है कि आप ना वो 60-70 पेपर की पूरी पूरी बुकलेट आप उनको बैठ के रिवाइज कर लो। दैट इज़ रियली नॉट पॉसिबल। उसमें आप क्या की मैं क्या करती थी कि जिस पेपर में मेरा काफ़ी लो स्कोर होता था या फिर जिन क्वेश्चंस में मुझे ऐसे मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पता है, बाकी सब मैंने गेस वर्क से किया है, अगर वो स्मार्ट गेस हो, कोई भी गेस हो, लेकिन अगर वो गलत हुआ है मेरा, तो मैं ना उसकी एक्सप्लेनेशन में से ना उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेती थी एक पेपर पे। तो मैंने लगभग ऐसे ना 60-70 टेस्ट पेपर के लिए ना अपनी एक छोटी सी बुकलेट बना ली थी। तो वो बेसिकली एक टेस्ट पेपर का ना एक सिंगल पेज होता था, जिसके ऊपर मैं ना उसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरी गलत हुई हैं, मैं उनको नोट डाउन कर लेती थी। उसके बाद मैं वहाँ से लास्ट में ना ऐसे आकर ना मेरे पास लगभग आप ये मान लो कि 50-60 पेज की मेरी एक अपनी छोटी सी कॉपी तैयार हो गई थी। उसको रिवाइज़ करना बहुत ईज़ी होता है। 50 पेजेज़ ऐसे होते हैं कि आप है ना अगर एग्ज़ाम सेंटर तक भी जा रहे हो ना 1 डेढ़ घंटा लगा के, तो आप इतने जाने-जाने में ही वो 50 पेजेज़ आप ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हो। तो आप ना इस तरीके की चीज़ें कीजिए, ऐसा नहीं कि या और ये तो बिल्कुल मत करना कि ना सिर्फ टेस्ट पेपर करे और छोड़ दिया, आपने उनको एवेल्युएट नहीं किया, आपने उनकी एक्सप्लेनेशन रीड नहीं करी, सिर्फ मार्क्स देख लिए। अगर आपके अच्छे आ रहे हैं, अगर आप 100 प्लस स्कोर कर रहे हो तो हाँ जी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर आपको हर एक टेस्ट पेपर से ना ट्रस्ट मी कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा, आपके नॉलेज में एडिशन होगा, जो आपको पहले नहीं पता होगा वो आपको हर एक टेस्ट पेपर से सीखने को मिलेगा। कोई भी पेपर ऐसा आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे जहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चंस आपको आते होंगे। तो प्लीज़ आप ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए। और अगर किसी को अभी भी कुछ इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में, तो आप प्लीज़ मुझे डीएम करना, वो मैं अलग से आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। बट रफली ये पूरा यही है, अगर आप इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो आपको प्रीलिम्स डिफ़िकल्ट तो नहीं लगेगा, प्रीलिम्स हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके की प्रिपरेशन जो होती है ना, ये आपको फर्दर मेंस में भी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप है ना स्ट्रैटेजाइज करना सीख जाएंगे फिर सारी चीज़ों को, आपकी ना एनालिटिकल स्किल्स इंक्रीज़ हो जाएगी इस तरीके के एनालिसिस करने से। और अब हम बात करते हैं ये जीएस के बारे में था।
तो बेसिकली बुक्स, देन प्रीवियस ईयर पेपर्स, और फिर टेस्ट सीरीज और उसका प्रॉपर रिवीजन और एनालिसिस। तो ये शॉर्ट में प्रीलिम्स के लिए है। अब हम बात करते हैं सी सैट के बारे में। तो सी सैट एक बारी मेरा भी नहीं हुआ था, दैट वाज 2020 अटेम्प्ट, और उस साल मेरे 65 पॉइंट समथिंग कुछ थे, तो आई गेस 0.5 या 0.4 से मेरा सी सैट रुक गया था। और वो दैट वाज सो पेनफुल, बिकॉज उस साल मेरे जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, लाइक कट ऑफ से बहुत ऊपर मेरा स्कोर था, और सी सैट में कुछ पॉइंट की वजह से मेरा पूरा ईयर वेस्ट हो गया था। सो दैट वॉज़ वेरी वेरी पेनफुल फॉर मी। उसके बाद फिर मैं समझ गई थी कि सी सैट को अब ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। और अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि सी सैट का नेचर चेंज हो गया है, पहले से बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। अब उसका वो 9-10th वाला लेवल नहीं रहा है, इवन IITians भी बहुत से क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अब आप उसको ऐसे सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर समझ कर ना उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू स्टडी फॉर सी सैट एज वेल। तो सी सैट के लिए मैंने क्या किया था कि मार्केट में ना ऐसे कुछ बहुत अच्छी बुक्स आती हैं, मैं आपको मेंशन कर दूंगी उनके बारे में। उसमें ना हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उसके ना बेसिक फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें तो टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये एक टॉपिक है सी सैट का। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस के लिए ना कुछ नहीं है, कुछ 3-4 बेसिक से फॉर्मूले हैं, और उसके अलावा उसमें ना बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। तो आप है ना सिलेबस उठाइए, और उसके अंदर है ना आप ये देखिए कि ये जो ऐसे कुछ कुछ ब्रॉड टॉपिक्स हैं, और साथ में आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए कि किस टॉपिक में से ज़्यादा वो लोग पूछ रहे हैं। जैसे कि परसेंटेज हो गया, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फिर रीजनिंग के कुछ बहुत ही बेसिक से टॉपिक्स हैं, उसके उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशंस भी होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप ना ये सब आप अच्छे से ना इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप है ना या तो अपने टाइम टेबल में डेली का 1 घंटा अब आप इंक्लूड कर लीजिए सी सैट के लिए, क्योंकि अगर आप ये मान के चलेंगे कि हम पहले जीएस कर लेते हैं और फिर लास्ट में हम जाकर सी सैट भी कर लेंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज मैथ्स ना एक ऐसी चीज़ है जिसको एक कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो कोई रट्टा मार लो 2-4 फॉर्मूले और फिर आप एग्ज़ाम में जाके ना सीधा सॉल्व कर देंगे क्वेश्चंस। तो आप प्लीज़ उसको लाइटली ना लें, और आप ज़रूर उनकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। कि कोई इनका नहीं हुआ या नहीं। हाँ, ओके, एवरीथिंग्स। हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का हुआ है और कुछ फ्रेंड्स का नहीं भी हुआ है। तो ये हर साल होता है, कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। सी रीस्टार्ट आफ्टर प्रीलिम्स, देखिए आप उसके अंदर ऐसे लो फील ना करें। आप वो अपने ऊपर एक ना ऐसे भरोसा आप बनाए रखें, एक फेथ। अगर आप अलमाइटी में बिलीव करते हैं तो प्लीज़ आप वो फेथ एक यूनिवर्स पर आप बनाए रखें कि वो आपकी मेहनत को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और वो उसका फल आपको ज़रूर देंगे। तो आप ना चाहे तो आप थोड़े दिन का टाइम ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि नो रिजल्ट आ गया, नहीं हुआ, आप अगले दिन से ही बस स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं होता है, ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है, हम सब इमोशनल क्रिएचर्स हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, आप थोड़ा ब्रेक लीजिए। पूरी पढ़ाई से ब्रेक ले लीजिए, 10 दिन आप कुछ मत पढ़िए, और आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, आप बाहर जाइए, आपको जो करना अच्छा लगता है आप वो कीजिए। आप मूवीज़ देख लीजिए, वेब सीरीज़ देख लीजिए। आप सोशल मीडिया अगर रन करते हैं तो आप अपना वहाँ थोड़ा टाइम पास कर लीजिए, मीम्स देख लीजिए, थोड़ा खुश फील करिए। और उसके बाद आप दोबारा जब आप थोड़ा सा वो रिजुविनेटेड फील करें कि हाँ अब ठीक लग रहा है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, हो जाएगा, अगली बार कर लेंगे, इस तरीके की फीलिंग जब आपके अंदर दोबारा आए, तब आप स्टार्ट कीजिए प्रीलिम्स की तैयारी। ऐसे टूटे हुए दिल से आप दोबारा से स्टार्ट ना करें, क्योंकि वो हो ही नहीं पाएगा। फिर वो उसके अंदर है ना, आप उसमें ये होगा कि अगर आप 8 घंटे किताब खोल के बैठे हैं ना, तो उसमें से 7 घंटे तो आप खाली सोचते ही रहेंगे कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, पता नहीं होगा या नहीं होगा। मुश्किल से 1 आधा घंटा आप पढ़ पाएंगे, और वो भी आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ आप ब्रेक लीजिए, और उसके बाद आप दोबारा स्टार्ट कीजिए। इसके बाद अगर अभी प्रीलिम्स में अगर फिर से किसी को कोई डाउट हो स्पेसिफिक, तो हम उसको दोबारा से एक बारी एड्रेस कर लेंगे। इसके आगे हम मेंस की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब, क्योंकि थोड़े टाइम कंस्ट्रेंट्स भी रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। सी मैं भी बहुत टॉकेटिव हूँ,
तो मुझे जब ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरैक्ट करने की ना, तो फिर मैं भी बातें करती रहती हूँ। तो इसलिए आपको जिसको भी कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर इशू हो, कुछ भी हो, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो या आपको तैयारी में कोई प्रॉब्लम हो, आप कभी भी मुझे आप मेल कर लीजिए, आप मुझे मैसेज कर लीजिए, और मैं बिल्कुल अपने दिल से कोशिश करूँगी कि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि ना लास्ट टाइम तक आते आते मैं इस दर्द को बहुत अच्छे से समझने लग गई हूँ। तो इसलिए मैं जितने आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगी ना, मुझे बहुत खुशी होगी। हम आगे अब बात करते हैं मेंस की प्रिपरेशन की, फिर मैं अपने ऑप्शनल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम सी, और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो प्लीज़ अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही हो तो आप थोड़ा सा उसको झेल लेना। हम मेंस की बात करते हैं। मेंस की तैयारी के लिए सी, अगेन जो बेसिक बुक्स है ना, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बेसिक बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, सारे सब्जेक्ट्स की, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर लिखना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा एक कंटेंट आपके पास होना चाहिए। सिर्फ मैं ये कहूँगी कि मेंस के लिए ना 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट इज़ स्पीड, सेकेंड इज़ हैंड राइटिंग, एंड थर्ड इज़ कंटेंट। अगर आपके पास ये तीनों है ना, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग मेंस। इन तीनों में से अगर कोई एक भी चीज़ मिसिंग है, तो मेंस क्लियर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है, और ये तीन बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जो मेंस क्लियर करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना है? सी, कंटेंट के बारे में अगर बात करें, तो कंटेंट आपका इम्प्रूव होगा पढ़ाई करने से, बुक्स पढ़ने से, और उसके अलावा ना उसके लिए ना एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, और वो है आंसर राइटिंग। हमें ऐसा लगता है, जनरली एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास अच्छा कंटेंट होगा, किया सर अंसारी सर, ओके, अंसारी सर से ना किया, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है, और मैं दिल से उनको गुरु मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से इस बार मैंने पबैड में टॉप किया है। सो आई हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिस ईयर, दैट इज़ 292। और मैं इसका सारा का सारा क्रेडिट मैं इसका अंसारी सर को दूंगी। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, मेरे आंसर्स एवेल्यूएट किए, उसके बाद ही मैं अपना जो स्कोर है पबैड में वो इम्प्रूव कर पाई हूँ। और आई गेस उन्होंने मेरी आंसर कॉपीज़ पबैड की अपलोड कर दी है उनकी वेबसाइट पे, तो अगर आपको जिसका भी ऑप्शनल पबैड हो, अगर आपको वो देखना हो तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी मैं पबैड के लिए ना एक अलग से मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं उसकी पूरी स्ट्रैटेजी ना डिटेल से डिस्कस करूंगी, उसकी बुक्स के बारे में, और ये ऑप्शनल इतना रेलेवेंट क्यों है उसके बारे में। अब ऑल दो इसकी मार्केट इमेज अब थोड़ी सी हो गई है, लोगों को लगता है कि ये स्कोरिंग नहीं है, बट अगर हम इसको अच्छे से इसकी पढ़ाई करें ना, तो ये डेफिनेटली स्कोरिंग है। तो मैं उसके बारे में एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज एक ऐसे लाइव इंटरेक्शन में एक पर्टिकुलर ऑप्शनल के बारे में बात करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि सबका अलग ऑप्शनल होता है। तो अभी हम यहाँ पे जीएस के बारे में बात करते हैं। तो जीएस के लिए आप बेसिक बुक्स अपनी स्टार्ट करें, आप उनको अच्छे से रिवाइज करें, और उसके बाद है ना आप ना एक चीज़ है जो आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि मेंस में अगर कोई चीज़ आपको सेल थ्रू करा सकती है ना, वो सिर्फ आंसर राइटिंग है। नो मैटर आपने कितनी पढ़ाई की है, आपने कितनी किताबें पढ़ ली हैं, कितनी बार उनको पढ़ लिया है, इन सारी ही बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उस चीज़ को ना पेन पेपर से पेन के थ्रू आप पेपर पे उतार नहीं सकते हैं। आपके माइंड में जो नॉलेज है, जो कंटेंट है, अगर आप उसे कागज़ पे नहीं उतार सकते हैं, तो मेंस क्लियर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनर के हाथ में ना आपकी कॉपी है, वहाँ पे आप नहीं है बताने के लिए, तो आपकी कॉपी ही सब कुछ आपके बारे में बताएगी। तो आप आंसर राइटिंग को बिल्कुल इग्नोर ना करें। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होते जाएं, जैसे जैसे आपकी कुछ बुक्स, आपकी कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ कवर होते जाएं, आप उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि हम पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, तो पॉलिटी का ना कुछ सिलेबस डिफाइंड है, यूपीएससी ने उसको दिया हुआ है प्रॉपर कि क्या उसके टॉपिक्स हैं, क्या उसके अंदर एरियाज़ हैं। आप उन सबको देखिए,
और उसके बाद है ना आप मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लीजिए पॉलिटी के। आप उसमें से ना टॉपिक वाइज आप उसको ना थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि किस टॉपिक में से ना किस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है या फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप उसमें देखिए कि यूपीएससी ने क्या पूछा है फंडामेंटल राइट्स में, मेंस में क्या क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आप ये देखिए कि क्या आप उसको पूरा फंडामेंटल राइट्स टॉपिक पढ़ने के बाद क्या आप अपने आप को इतना सक्षम महसूस कर पा रहे हैं कि आप उसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी लग रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना, प्लीज़ आप आंसर लिखिए और उसके बाद ना आप थोड़ा सा उसको इवैल्यूएट कीजिए। क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं ना, ट्रस्ट मी, हमारे अंदर ना एक स्टूडेंट वाली वाइब होती है, हम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। बट जैसे ही वो आंसर ख़त्म हुआ ना, नाउ स्टार्ट कंसीडरिंग योर सेल्फ एज एन इवैल्यूएटर। सी, सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत अच्छा होता है और वो बहुत वर्क करता है। तो जैसे ही आप उस इवैल्यूएशन वाले मोड में चले जाएंगे ना, आपको अपने ही उस आंसर में ना 50 कमी दिखने लगेंगी। तो बस आपको वही करना है, आप सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए और उसके बाद आप उस आंसर को ना एक इवैल्यूएटर की नज़र से ना उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कीजिए कि अगर इसमें ये चीज़ें और होती तो ये और बेहतर होता। अब ये तो हो गया प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, उसका यही एक तरीका है उनको प्रैक्टिस करने का। वैसे आजकल बहुत से मॉडल आंसर्स आ गए हैं मार्केट में प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, तो मैं एक दो अच्छी बुक्स उसके रिगार्डिंग आपको रिकमेंड कर दूंगी अभी डिस्क्रिप्शन में। मैं यहाँ पे कुछ नाम नहीं ले रही हूँ, बट मैंने जो रेफ़र की थी तो मैं वो लिख कर दे दूँगी कि मैंने प्रीवियस ईयर के लिए कौन से मॉडल आंसर्स रेफ़र किए थे, और वो बहुत ही अच्छे आंसर्स हैं अगर आप उनको देखना चाहें तो अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए। उसके अलावा जैसे मैंने अभी प्रीलिम्स में बात की टेस्ट सीरीज़ के बारे में, सी टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब वो कोचिंग की है और तो उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप किसी भी अच्छी कोचिंग की जहाँ पर भी आपका दिल लगता हो, आपको जिस पर भी थोड़ा भरोसा हो कि ये अच्छा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनका काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है, तो आप उनकी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ उठा लीजिए, मेंस की भी। अब उनकी एक अच्छी बात एक्चुअल में क्या होती है ना, कि वो लोग है ना उसके मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। अब मॉडल आंसर्स ना वो पूरा मॉडल आंसर नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, उसके वर्ड लिमिट अगर आप काउंट करेंगे ना तो वो बहुत एक्सीड करती है। बट उसमें ना आपको ना एक जनरल पैटर्न समझ में आता है कि उस क्वेश्चन की ना एक्चुअल में डिमांड क्या है, क्योंकि उनके मॉडल आंसर में ना वो उसकी डिमांड ज़रूर एड्रेस करते हैं। और ये किसी भी एक अच्छे आंसर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस क्वेश्चन की ना डिमांड एड्रेस हो। सी, क्वेश्चन में ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अच्छा कंटेंट और एक होती है क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना। तो आपको ना स्कोर करने के लिए क्या चाहिए कि आप उसकी डिमांड को एड्रेस कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं हो रही है और आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी नॉलेज है और उस टॉपिक के बारे में आपको जो पता था ना आपने सब लिख दिया वहाँ पे, पर आपने क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस नहीं किया, तो फिर आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये चीज़ समझने में ना बहुत टाइम लगता है, मुझे भी बहुत टाइम लगा कि एक्चुअली डिमांड एड्रेस हो रही है नहीं हो रही है, मैंने क्या लिखा है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें समझने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है और यही सब हमें एक्चुअली सीखना होता है, यही सब हमें एनालाइज करना होता है। तो आप वो उठाइए, आप आंसर्स पहले खुद लिखिए, आप मॉडल आंसर मत देखिए, आप खुद लिखिए और उसके बाद आप इवैल्यूएटर मोड में आके आप उन मॉडल आंसर से ना आप उनको एक बारी इवैल्यूएट करके देखिए। तो ये प्रैक्टिस अगर आप थोड़े से अच्छे टाइम पीरियड के लिए अगर आप कर लेंगे, आप मतलब इसको ना प्रीलिम्स के बाद मत स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि तब बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती है, बहुत सारे आंसर प्रैक्टिस करने होते हैं, तब भी किया जा सकता है। बट स्टिल आपको अपने अभी जो भी अटैम्प्ट आप दे रहे हैं इसी में अगर आपको उसको क्लियर करना है ना, तो आप है ना थोड़े से प्रीलिम से पहले का थोड़ा टाइम रखिए। मतलब जैसे कि सपोज़ अगर मैं इस साइकिल की बात करूं, तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट देना चाह रहे होंगे 24 का, तो आप क्या कीजिए ना, आप अभी 6 महीने बहुत अच्छे से दिसंबर जनवरी तक आप आपके पास बहुत टाइम है, आप पढ़ाई कीजिए, आप बुक्स पढ़िए और उसके बाद है ना जो जो आपके टॉपिक्स ऐसे क्लियर होते जा रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी उस पर आंसर राइटिंग कीजिए। और आजकल तो ना बहुत ही ऐसे छोटे छोटे से इनिशिएटिव्स बहुत स्टार्ट हो गए हैं, जैसे ऑनलाइन आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट्स एडेड होते हैं ऑलरेडी, उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एक दो बारी मेंस लिखा है, क्लियर भी किया है। तो आप है ना उनसे थोड़ा कांटेक्ट में आ सकते हैं, आप अपने आंसर्स उनसे इवैल्यूएट करा सकते हैं।
तो लेकिन है ना, प्लीज़ मेक श्योर कि ऐसे आंसर लिख कर ना बस आप साइड में ना रख दें कि हाँ बस लिख लिया हो गया, एक फॉर्मेलिटी की तरह उसको ट्रीट ना करें, बिकॉज वो अल्टीमेटली ना इट विल गिव यू नथिंग। तो आप है ना अपने आंसर्स को इवैल्यूएट ज़रूर करें, चाहे खुद करें चाहे किसी से करवाएं, चाहे आप कोई स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो मार्केट में जाकर, जहां आप एक स्पेसिफिक नो टाइम पीरियड में आप उस आंसर को लिख रहे हैं और फिर वो प्रॉपरली वो चेक होकर आता है। इंटरव्यू, अभी इंटरव्यू के बारे में मैं बात करूँगी। मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करूँगी। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी क्योंकि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बिकॉज येस येस येस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मेंस, अब ये जो मेंस की जो मैंने आपको कुछ चीज़ें ये बताई है ना, ये कोई ऐसा हमने पॉलिटी का एग्जांपल लिया, बट ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉलिटी पे एप्लीकेबल है। ये सब पूरी मेंस के जो हमारे जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, ये उन सब के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। रीजन्स behind to clear the UPSC in your 6 attempts. See, there was just one reason, that I have to become a civil servant. इसके अलावा मेरा और कोई रीज़न नहीं था. दिस वॉज द सिंगल रीज़न दैट आई हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई कंट्री. I have to be at a place where I can bring change in like lives of lakhs of people. बस यही एक सिंगल रीज़न था मेरा जिसने मुझे मोटिवेट करके रखा मेरे पूरे 6 अटेम्प्ट्स की जर्नी में. इसके अलावा और कोई रीज़न मेरे माइंड में नहीं था. अगर इनफैक्ट इसके अलावा अगर और कोई रीज़न होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ तक टिक पाती, मैं अपने इस हिम्मत को, अपने इस जज्बे को मेंटेन रख पाती. तो ये मेरे अंदर, मेरे दिल में ना ऐसे कम्प्लीटली बिल्कुल इनग्रेन हो चुका था कि यही मुझे करना है, यही मेरा रीज़न है. इसलिए आप भी ना एक ऐसा सॉलिड सा रीज़न आप ढूंढ के रखिए कि ना नो मैटर कितने भी अटैम्प्ट लग जाएं, वो रीज़न इतना सॉलिड होना चाहिए कि आपको ना बीच में रुकने ना दे, आपको बीच में थकने ना दे, हार ना मानने दे. इतना सॉलिड वो रीज़न होना चाहिए. Is it important to join any coaching? आकाश गुप्ता, हेलो आकाश. सी आकाश, मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ना कोई कंपल्शन नहीं है, या फिर कोई वो ऐसा नहीं है, कोई ना वो कोई पेनिश या कोई रामबाण नहीं है कि अगर आप ना किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेंगे ना तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा. ऐसा नहीं होता है. बहुत सारे हम देखते हैं आजकल, तो हमारे ऐसे जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, आप उनमें से देखना एटलीस्ट 30 to 40 50% भी ऐसे होंगे जिन्होंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया होगा. उसके बिना भी उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया है. सो मैं एक चीज़ बोलूँगी, लेकिन वो है गाइडेंस. गाइडेंस के बिना आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस के बिना किसी भी मंजिल को, अगर आपको रास्ता ही नहीं पता कि आपको कहाँ चलना है, तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचोगे. ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है. अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, सपोज़ मुझे कहीं जाना है, मुझे दिल्ली में ही कहीं ट्रैवल करना है, मुझे महरौली जाना है. अगर मुझे महरौली का रास्ता ही नहीं पता तो मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगी. मैं तो घूमती रहूँगी ना पूरी दिल्ली में. तो ये बिल्कुल एक जनरल सी बात है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको गाइडेंस ज़रूर चाहिए. मैं कोचिंग नहीं बोल रही हूँ. आप कोचिंग से वो गाइडेंस लो, आप किसी सीनियर से लो, किसी टॉपर से लो, या फिर आप खुद चीज़ों को एनालाइज करके समझो, लेकिन आपको गाइडेंस चाहिए. तो अब आप खुद अपने लिए डिसाइड करो कि आपके पास अगर अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है, ऑलरेडी कोई है आपको गाइड करने के लिए, बताने के लिए, कोई टीचर, मेंटोर, कोई भी, कोई फ्रेंड, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की. आप अपने आप से पढ़ाई करो, क्योंकि कोचिंग भी अगर आप लेते हैं ना, कोचिंग में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी ना टीचर्स आपको यही बोलेंगे कि बेटे आपको ना सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी. वहाँ पर बैठकर क्लास में जो सीख लिया उसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं. आपको घर आके एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी ही करनी पड़ेगी. तो अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास गाइडेंस है, तो आप कोचिंग में जाकर अपना टाइम वेस्ट ना करें. फिर आप घर पे अपना जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं आप रहें, और आप खुद से सेल्फ स्टडी करें. आप खुद सारी चीज़ों को सीखें, समझें, रिवाइज़ करें. तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. बिकॉज़ अल्टीमेटली ना
कोई आपको क्या सिखा रहा है, क्या आपको वो पढ़ा रहा है, वो आप ना सिर्फ 20% आपके माइंड में जाएगा, जबकि अगर आप खुद वो चीज़ें पढ़ेंगे ना तो वो 80% आपके माइंड में जाएगा, और तब जाके आप कहीं 20-30% उसको रिटेन कर पाएंगे। Lot of book list available. Yes, definitely there are lot of book list available. I know that. सी मैंने अभी बोला था कि मेरी बहुत ही छोटी सी बुक लिस्ट है, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा बुक्स रीड नहीं कर सकती हूँ। तो सबका अपना इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को रीडिंग का बहुत शौक होता है, मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खास शौक नहीं है बुक्स रीड करने का। तो इसलिए मेरी बहुत ही एक लिमिटेड सी बुक लिस्ट है, और वो भी ना मैंने खुद समझी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। तो स्टार्टिंग के अपने ना 2-3 अटेम्प्ट्स में फेल होकर, गिर कर, संभल कर मैंने खुद सीखा है कि क्या चीज़ वर्क करेगी और क्या चीज़ नहीं वर्क करेगी। उसके अकॉर्डिंग ही मैंने वो बुक लिस्ट जो है ना वो फाइनल की है। तो मैं उसको मेंशन कर दूँगी, मैं अपने जो भी मेरे पेजेस हैं मैं सब जगह उसको शेयर कर दूँगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, और अलग से कोई डाउट हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक बुक के रिगार्डिंग आपको कोई सजेशन चाहिए तो वो आप पूछ सकते हैं। कौन सी मिस्टेक किए थे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसके सीसैट की स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी बता दी है। अभी जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी ना, तो आप इसको एक बारी दोबारा से स्टार्ट करके उस पॉइंट पे देख लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा सीसैट के लिए। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम एड्रेस कर रहे थे, तो इसमें से बहुत सारे हमने एड्रेस कर लिए हैं। सी इसमें ना एक क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एनसीईआरटीज़ के बारे में जो एक जनरल ओपिनियन है कि नई वाली पढ़े या पुराने वाली पढ़े, कैसे पढ़े, पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, कौन कौन सी पढ़े। तो एनसीईआरटीज़ के बारे में सी वो ना आपका ना एक बेस क्रिएट करती है। जैसे घर बनाने के लिए हम एक बेस क्रिएट करना होता है ना, उसके बिना नहीं बना सकते हम लोग, एक फाउंडेशन जो होती है। एनसीईआरटीज़ ना वही है, वो आपकी ना फाउंडेशन को क्रिएट करती है, आपके बेसिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। तो आप उसको इग्नोर ना करें, आप एनसीईआरटीज़ ज़रूर पढ़ें। अब जो ये बात है ना कि नए वाली पढ़ें, पुराने वाली पढ़ें, सी अगर आप कुछ कुछ एनसीईआरटीज़ हैं जिनका न्यू एडिशन बहुत अच्छा आया है मार्केट में, जैसे कि स्पेशली हिस्ट्री। सो एंशियंट मेडिवल हो गया, कल्चर हो गया, इनके जो न्यू एडिशंस हैं ना, आप उनको पढ़ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पुरानी और नई में। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि विद द चेंजिंग नेचर ऑफ एग्ज़ाम, सो यू शुड रीड द न्यू एनसीईआरटीज़, बिकॉज पुराने वाली तो पुरानी है ना, वो बहुत पुरानी हो गई हैं। और अब जितना एग्ज़ाम का नेचर चेंज हो गया है ना, तो वो आप नए वाली एनसीईआरटीज़ को थोड़ा सा खुद ना मतलब ऐसे गवर्नमेंट ने उस तरीके से प्रिपेयर किया है कि उसके अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं, तो वो हमें भी पता होनी चाहिए। और स्पेशली हिस्ट्री के लिए तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने भी अपने इस वाले अटैम्प्ट में अपने प्रीलिम्स से पहले न्यू एनसीईआरटीज़ की रीडिंग मैंने ले ली थी, तो मैं कहूँगी कि आप वो ज़रूर रीड कर लें। उसके अलावा तो बाकी तो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं ही, जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह है, वो तो आपको करनी ही करनी है। बट हम अभी एनसीईआरटीज़ की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो आप मेरे हिसाब से आप लोग न्यू एनसीईआरटीज़ रीड करें। मिस्टेक्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। अभी एक बारी हम ये सब थोड़ा सा एंड ऑफ द डिस्कशन में अगर हम ये चीज़ें लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी हम कुछ इसके अंदर न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सी न्यूज़पेपर का क्या है ना कि एक न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर मैं बहुत फ्रैंकली बोलूँ ना, सो आई एम माई सेल्फ नॉट अ वेरी न्यूज़पेपर काइंड ऑफ पर्सन। तो मुझे ना न्यूज़पेपर पढ़ने में हमेशा ही आलस आता था कि ना हाँ ये भी पढ़ना है अलग से। तो बट स्टिल मैं कोशिश करती थी कि मैं न्यूज़पेपर रीड करूं, ऑल्दो मैं थोड़ा कम करती थी न्यूज़पेपर रीडिंग। मैंने ज़्यादा जो है रिलाई किया है एक मंथली मैगज़ीन पर, और उससे भी ज़्यादा जो मैंने मुझे जेन्युइनली जिससे हेल्प हुई है, सो उस प्लेटफॉर्म का नाम मैं बहुत प्राउडली ले सकती हूँ, और वो ओनली आईएएस एक प्लेटफॉर्म है सुमित सर का। वो उसको मैंने रेफ़र किया है अपने पूरे 6 साल में, बिकॉज़ वो भी लगभग 2016 के अराउंड वो स्टार्ट हुआ था, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है।
बट मुझे इतना याद है कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से उसको रेफ़र किया है और उन्होंने धीरे धीरे उसको बहुत इम्प्रूव कर लिया है। तो उनका ना एक एडिटोरियल डिस्कशन आता है सुमित सर का, और एक आता है उनका प्रीलिम्स बूस्टर। उसने मुझे जेन्युइनली बहुत हेल्प किया है मेरे करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, थोड़ा ना उनको ऐसे सॉर्टेड रखने में और याद रखने में। क्योंकि ना हर एक पर्सन की ना एक डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको ना रीडिंग कन्वीनियंट लगती है, और कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ना ऑडियो विजुअल वाली जो थिंग्स होती हैं वो उनको ज़्यादा कन्वीनियंट लगती हैं, उनको ज़्यादा लंबे टाइम तक वो याद रहती है। तो मैं आई एम दी सेकेंड काइंड ऑफ पर्सन जिसके लिए ये ऑडियो विजुअल वाली जो थिंग है ना, ये मुझे ज़्यादा हेल्प करती है रीडिंग की जगह। रीडिंग मेरे लिए थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है और वो थोड़ा सा मैं कम रिटेन कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने अपने करंट अफेयर्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ना रीडिंग पर रिलाई नहीं किया, और मैंने वीडियोस पर ज़्यादा रिलाई किया। तो वो बहुत अच्छी हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ रीडिंग पर्सन तो आप कोई भी मंथली मैगज़ीन और आप एक न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। सी अल्टीमेट पर्पस ना हमारा है एग्ज़ाम क्लियर करना, ठीक है। अब उसको क्लियर करने के लिए करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग होने के लिए ना बहुत सारे अभी सोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आपको ना पूरे दुनिया जहान की पूरे करंट इंफॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर करके रखनी है, बिकॉज अल्टीमेट एम इज़ टू क्लियर द एग्ज़ाम। तो उस एग्ज़ाम के लिए जितनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ना करंट की, आप है ना अपना एग्ज़ाम क्लियर होने तक उस पर फोकस करें। क्योंकि देखो न्यूज़पेपर तो अब क्या है ना, अब एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही लेंगे रोज़। अब जो जनरल वाली चीज़ें होती हैं करंट की, जो एक जैसे टीवी चैनल पे आती हैं, किसी भी न्यूज़ चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ से वो नॉलेज हो जाएगी। बट वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो एग्ज़ाम रेलेवेंट नहीं होती है। तो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ना आप प्लीज़ एग्ज़ाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करें। तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए या फिर आप कोई मैगज़ीन फॉलो कर लीजिए। बट हाँ, मेक श्योर कि आप कोई एक ही सोर्स फॉलो करें। जैसे अगर आप कोई मंथली मैगज़ीन फॉलो करें किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस एक ही मैगज़ीन को फॉलो करें, एक आध बार उसको रिवाइज़ कर लें, क्योंकि वो एक बारी में याद नहीं होती है, वो काफ़ी बड़ी होती है, बहुत सारी उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो आप प्लीज़ एक दो बार उसको रिवाइज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप एक जगह से करेंगे ना तो आपके माइंड में ना करंट इश्यूज थोड़े सॉर्टेड रहेंगे। आप इतनी सारी जगहों से कर लेंगे ना, उसका मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट होगा। वो सिर्फ अपना ना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, अपने सोर्सेज को इंक्रीज़ करने वाली बात है। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी मैं अभी सब कुछ मैं ना इस वीडियो के नीचे मैं मेंशन करा दूंगी, तो आप प्लीज़ वहाँ से सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है मेरे ऑप्शनल और मेरे इंटरव्यू से रिलेटेड। तो अगर मैं देखो ऑप्शनल के लिए ना, यहाँ पे अभी सबका अलग अलग ऑप्शनल होगा, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करना मुझे यहाँ पे रेलेवेंट नहीं लग रहा है। तो मैं उसके लिए ना एक अलग से वीडियो बना दूंगी, और मैं उसमें ना कुछ जनरल बातें इंक्लूड कर दूंगी जो सारे ऑप्शनल के ऊपर मतलब ऐसे अप्लाई होगी। तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटरव्यू की। तो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पहले शेयर करूं आप लोगों का इंटरव्यू का, तो मेरा इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा था। मेरा प्रीति मैम का बोर्ड था, और इतना हम्बल बोर्ड था। वो सारे मेंबर्स इतने हैप्पी, इतने लाइवली, मुझे लगे कि मुझे उनसे बात करने में ना इतनी खुशी मुझे शायद कभी नहीं हुई होगी जितनी मुझे वहाँ उस दिन उन 5 मेंबर से बात करने में हुई। और उन लोगों ने इतने प्यार से मुझसे क्वेश्चंस पूछे, इतने प्यार से उन लोगों ने उस चीज़ को मतलब मुझे ऐसे काम डाउन करके बिल्कुल, कि उसके अंदर वहाँ पर ऐसे जनरली लोग बोलते हैं कि आप अपना पेशेंस बनाए रखें, आप अपना कॉन्फिडेंस वहाँ पे मेंटेन करें। ट्रस्ट मी, जो यूपीएससी के जो इंटरव्यू बोर्ड्स होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं कि आप अपना काम है ना वहाँ पे मेंटेन कर पाते हैं। आपका वो कॉन्फिडेंस वो लोग खुद ही बूस्ट कर देते हैं कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ एक दो चीज़ें ऐसे बोलते हैं स्टार्टिंग में ही कि आप है ना ऑलरेडी आप ऐसा फील करते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे, एक बहुत ही हेल्दी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा जो जनरली इंटरव्यू का चला वो ये था कि बेसिकली ना मेरा विमेन एम्पावरमेंट पे इंटरव्यू था, बिकॉज 8 मार्च को विमेन इंटरनेशनल डे होता है और मेरा इंटरव्यू 9 मार्च को था। तो मैं उसको एक्सपेक्ट भी कर रही थी, मैं उस टॉपिक को कि कल ही था, तो बीइंग अ विमेन मुझसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो वही हुआ। थोड़ा सा एक्सपेक्टेड लाइंस पर मेरा इंटरव्यू था,
तो वो वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक चला, लाइक प्रीति मैम ने भी उसी पे क्वेश्चन पूछे, उसके बाद एक दो मेंबर्स ने भी उसी पे पूछे। फिर उसके अलावा कुछ दिल्ली बेस्ड क्वेश्चंस थे मेरे इंटरव्यू में, बिकॉज मैं एक दिल्ली आई हूँ। सो कुछ दिल्ली की प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चन थे, और अगर मैं यहाँ पर अगर मेरी पोस्टिंग होती है तो मैं उनको कैसे एड्रेस करूँगी, वो सब था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत ही पर्सनलाइज्ड मेरा इंटरव्यू था, बिकॉज वो मोस्टली डैफ बेस्ड था। तो मैंने अपने डैफ में जो भी चीज़ें मेंशन की हुई थी अपने बारे में, जैसे मैंने अपने कॉलेज डेज़ के अंदर थोड़ा सा मेरा मॉडलिंग से रिगार्डिंग उसमें चीज़ें मेंशन थी, बिकॉज़ वो मैंने अपने टाइम पे की थी। उसके अलावा अपनी इस जर्नी के टाइम पीरियड पर भी मुझे ऐसे बहुत सारे मॉडलिंग असाइनमेंट्स के ऑफ़र्स आए थे, और मुझे साउथ इंडस्ट्री मूवीज़ के भी कुछ ऑफ़र्स आए थे। बट ऑब्वियसली मैंने उन सबको एक्सेप्ट नहीं किया था, बिकॉज़ मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में ना, मेरा गोल क्लियर था बिल्कुल। सो इसलिए उस डायरेक्शन में मुझे नहीं जाना था। बट इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे इस चीज़ के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया था कि आपको मॉडल क्यों नहीं बनना है, आपको सिविल सर्वेंट क्यों बनना है। तो ये एक डिस्कशन जो था ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड था, और मैं थोड़ा सा प्रिपेयर्ड भी थी इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को अच्छे आंसर्स दे पाई वहाँ पे, जिससे वो थोड़ा सा इम्प्रेस हुए होंगे मे बी, और इसीलिए उन्होंने मुझे 193 मार्क्स दिए इंटरव्यू में, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, और मैं उसमें अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही थी, बिकॉज मेरी जो पर्सनल फीलिंग थी इंटरव्यू को लेके वो बहुत अच्छी थी। तो अब हम अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात करें, अगर मेरा एक्सपीरियंस सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देती हूँ। सी इंटरव्यू का ना, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी एक हैप्पी और एक लाइवली मेरा नेचर है। तो इसलिए ना इंटरव्यू को लेके मेरे माइंड में हमेशा से ये बात क्लियर थी कि मैं जैसी हूँ, मैं अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी ही वहाँ पर लेकर जाऊँगी, उसी तरीके से मैं वहाँ पे बात करूँगी। मुझे कोई भी ऐसे आर्टिफिशियल पर्सनालिटी अपनी नहीं रखनी है, बिकॉज़ वो लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि कौन बच्चा ओरिजिनल है और कौन यहाँ पे प्रिटेंड कर रहा है। तो ओरिजिनलिटी के मार्क्स होते ही होते हैं, ये आप ध्यान रखें कि उसके मार्क्स होते हैं, तो आप वहाँ बैठ के कुछ प्रिटेंड ना करें। और रही बात प्रिपरेशन की, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रिपेयर करनी चाहिए अपने इंटरव्यू के लिए। जैसे कि आपका डैफ जो आपने फिल किया है ना, अपने बारे में आपने जो भी लिखा है, एटलीस्ट वो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि वो आपके बारे में है। उन भी चीज़ों के बारे में अगर आप मना कर दोगे ना कि नहीं पता, तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि या तो आपने झूठ लिखा है, या फिर जो एक सेल्फ अवेयरनेस जो होती है ना, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ना, सेल्फ अवेयरनेस। दैट मीन्स कि आप ना उसको लैक करते हो कहीं ना कहीं, अगर आपको अपने बारे में भी चीज़ें नहीं पता, या फिर आप उनको आंसर नहीं कर पा रहे हो। तो मेक श्योर कि आप उनको बहुत ही अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें अपने डैफ को। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो एक होता है करंट अफेयर्स। तो कुछ कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जहाँ पर ना ये डैफ डिस्कशंस नहीं होता है, डैफ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। वहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू में आपके ये करंट अवेयरनेस और जो भी ये जनरल इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी के, हमारी कंट्री के, या फिर हमारे जो कनेक्शंस हैं, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनके बारे में वो लोग आपसे पूछते हैं। तो मेक श्योर कि आप है ना कुछ ऐसे जो उस टाइम पर स्पेशली मेंस के बाद जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं, आप प्लीज़ उनको थोड़ा डिटेल में स्टडी कीजिए, और उन पे ना एक अपना ओपिनियन फॉर्म कीजिए। क्योंकि वहाँ पर ना आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये करंट इशू है, इसको थोड़ा एलैबोरेट कर दो। वो तो उनको भी पता है कि क्या करंट इशू है। वो अगर ऐसा पूछते भी है ना, तो एलैबोरेट करने के बाद है ना, अल्टीमेटली वो पूछेंगे कि इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो इसलिए मेक श्योर कि आपका ओपिनियन जो है ना, वो उन इश्यूज़ पर तैयार हो। जैसे कि आजकल तो बहुत ही ऐसे, जैसे हम, जब मैं अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस टाइम पर है ना कुछ इश्यूज थे, जैसे हमारी जुडिशियरी को लेके, एक दिल्ली में एक LG CM कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। उसके अलावा जो हमारे जो कुछ सोसाइटी से रिलेटेड पर्सनल इश्यूज होते हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप्स वगैरह, बहुत ज़्यादा उस टाइम न्यूज़ में आ गए थे। तो इन सब चीज़ों पे क्या ओपिनियन है, मेरा क्या ओपिनियन है, तो मैंने उन सब चीज़ों को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया था कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मेरा स्टैंड जो है वो क्लियर होना चाहिए, और मैं उनको उसको अच्छे से उन्हें ना थोड़ा कन्विंस कर पाऊँ अपने स्टैंड को लेकर। वो एक कन्विंसिंग पावर भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपका जो ओपिनियन है ना, वो क्यों है, उसकी पॉजिटिविटी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए वहाँ पर। ग्रेजुएशन, क्योंकि
राजन, आप है ना, मुझे आप अलग से आपकी जो ये पर्सनल क्वेरी है ना, आप मुझे अलग से इसके लिए डीएम कर लेना, हम इसके बारे में ना अलग से बात कर लेंगे। अभी मैं चाह रही हूँ कि हम ऐसे कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में बात करें जिससे सबको बेनिफिट हो। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेरीज यहाँ पर उठाऊँगी तो वो सबके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। तो आप है ना, उसके रिगार्डिंग मुझे आप अलग से आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझे भेज देना, या फिर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप मुझे डीएम कर लेना, तो मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूँगी। हम एक दो क्वेश्चंस और उठा लेते हैं जो जनरल हैं हमारे पास। सो यहाँ पर ओके, हम एक प्लान बी के बारे में ज़रूर बात कर लेते हैं। इंस्टा आईडी मैं अभी सब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा दूँगी। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक प्लान बी भी, एक जो है एक जनरल क्वेश्चन मुझे लगता है सबके माइंड में होता है, तो मैं बहुत ही फ्रैंकली इसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगी। मैंने ये गलती की है कि मैंने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान भी नहीं रखा था अपने लिए, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो उस टाइम पर ये था कि हो जाएगा हो जाएगा, एक नहीं हुआ दो नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, अभी बचे हुए हैं अटेम्प्ट, हो जाएगा हो जाएगा। मेरा हमेशा से ना यही एक ओरिएंटेशन था कि मैं इस बार नहीं, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगी, नेक्स्ट टाइम कर लूँगी। तो मुझे ना बहुत कभी प्लान बी के बारे में ना बहुत अच्छे से सोचने का टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मेरा कोई बहुत सॉलिड प्लान भी नहीं था। बट हाँ, इस बार जब मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ माइंड में आती है कि अगर इस बार भी अगर 1% नहीं होता है तो तब मैं क्या करूँगी। तो उसके लिए जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बहुत से ऐसे कुछ मेरे को ऑफ़र्स आ रहे थे ऑलरेडी, कुछ असाइनमेंट्स के लिए, कुछ एक दो मुझे कुछ मूवी इंडस्ट्री के लिए भी एक दो कुछ ऑफ़र्स आ रहे थे फ्रॉम साउथ। तो मैं थोड़ा-सा अपने बैक ऑफ द माइंड मैंने उस चीज़ को रखा हुआ था एज़ प्लान बी, कि अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं होता है तो फिर ठीक है, मैं अपने दूसरे पोटेंशियल को हार्नेस करने की कोशिश करूँगी, मैं कुछ अच्छे उसमें कुछ काम करने की कोशिश करूँगी, अपने पैरों पे खड़े होने की पूरी कोशिश करूँगी। तो वो मेरा एक प्लान बी था। लेकिन ये एक ऐसा प्लान भी है जो मुझे ना इवेंचुअली अपनी इस प्रिपरेशन में समझ आया या मुझे मिला, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला, मुझे ऐसे ऑफर्स आए, इसलिए वो मुझे समझ में आया। बट ये कोई ऐसा ना लाइक सबके ऊपर एप्लीकेबल एक प्लान भी नहीं है, तो इसलिए सबका अपना डिफरेंट होता है, सबके पास अपने कुछ पोटेंशियल है। यूपीएससी के अलावा भी हर एक के अंदर मेरा मानना है कि एक पोटेंशियल होता है किसी फील्ड में एक्सेल करने का। तो आप है ना उसको विद इन टाइम प्लीज़ आप उसको पहचान लें अपनी। इनफैक्ट मैं कहूँगी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आप उसको पहचान लें कि आपका क्या पोटेंशियल है, आप किस और चीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और आप उसको ना माइंड में लेके चले। इनफैक्ट साथ ही साथ है ना थोड़ा सा उस चीज़ पे भी वर्क करते रहें अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, प्लान बी शुड डेफिनेटली बी देयर, डेफिनेटली। बिना उसके यूपीएससी ना सिर्फ एक एग्ज़ाम है, इसको ना अपनी लाइफ ना बनाएं। जैसे कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्लीज़ ऐसा ना होने दें अपने साथ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ठीक है। ये आपको ना एक सर्विस, एक नौकरी आपको एक प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये नहीं भी होता है, इसके अलावा भी हमारे देश में आज के टाइम में स्पेशली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, और साथ के साथ आप अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वैसी इंस्पिरेशन है अपने देश के लिए कुछ करने वाली, तो उसके लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, तो आप वो भी कर सकते हैं। या प्लीज़ आप एटलीस्ट उन ऑप्शंस को अपने माइंड में लेके चलिए। और बाकी अगर मेरा मानना है आप फिर भी आप एक राइट स्ट्रैटेजी से अगर प्रोसीड करेंगे तो आप डेफिनेटली एक सिविल सर्वेंट ज़रूर बन जाएंगे। क्या यू कैन इवन गो टू के ये क्लास 12th का जो है जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, मैं इनको यही मैंने अभी पहले भी बोला था, मैं दोबारा यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग है ना अभी अपनी पढ़ाई पे ही फोकस कीजिए। अभी आपको यूपीएससी की किसी रिगरस प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए 1.5 ईयर का टाइम सफिशेंट होता है।
तो आप है ना, अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ करना है ना, प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। थोड़ा सा ना करंट के साथ टच में रहिए, अपनी जनरल अवेयरनेस को ना इंक्रीज़ कीजिए कि आपके देश विदेश में क्या चल रहा है, आपका जो स्पेसिफिक एरिया है, जहाँ जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है, बस उनसे आप थोड़ा सा अपडेटेड रहिए। वो अभी के लिए उतना सफिशेंट है। बाकी आप अपने अकेडमिक्स पर ध्यान दीजिए। आप अपनी स्कूलिंग, अपनी ग्रेजुएशन, उसके बाद आप उसमें अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आइए जिस भी स्ट्रीम के आप हैं। अभी के लिए उतना सफिशेंट होता है। विच न्यूज़पेपर वुड यू प्रेफर? सी, मैं द हिंदू ही रीड करती थी, और अभी इंटरव्यू के टाइम पे मैंने इंडियन एक्सप्रेस रीड करना स्टार्ट किया था। लेकिन जो एक जनरल ओपिनियन है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस तक के लिए एक स्पेसिफिक देखना है तो द हिंदू इज़ अ गुड न्यूज़पेपर। और अब ये द हिंदू को भी पता चल गया है कि यूपीएससी वाले उसको पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा द हिंदू ने, मुझे लगता है, अपने अंदर थोड़े से और इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। और तो अब वो न्यूज़पेपर मुझे लगता है कि बेटर है पहले से। तो आप प्लीज़ उसको रीड कर सकते हैं। मतलब मेरे ओपिनियन में दैट इज़ अ गुड न्यूज़पेपर। और बाकी तो न्यूज़पेपर सभी अच्छे होते हैं यार। आप लोग कोई भी पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, बट जनरली यूपीएससी के लिए द हिंदू मैं रिकमेंड करती हूँ। मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, नो प्रॉब्लम राहुल, कोई इशू नहीं है। ये अभी पब्लिश भी हो जाएगी, आप इसको अलग से देख लेना पूरी, जिन भी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। मुझे लगता है कि मैंने डिटेल में बात की है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। मंथली मैगजीन्स और न्यूज़पेपर रीडिंग डेली बेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येस येस, सी, न्यूज़पेपर तो है ही है, बट देखो कुछ लोग है ना न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाते हैं। और अगर मैं अपने बारे में बात करूँ ना, तो मैं, मतलब, आई डू नॉट प्रेफर दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप पहले 2 घंटे लगा के अखबार पढ़ें, उसके बाद आप उसमें से नोट्स बनाएं, और वो इतने नोट्स बन जाते हैं, फिर आप उनको कभी रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज वाली चीज़ मुझे लगती है। तो उसी के लिए आप ही का काम इजी करने के लिए कुछ बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स अब करंट अफेयर्स के लिए आने लग गई हैं। तो आप कोई भी एक अच्छी मैगजीन उठा लीजिए जो आपको लगता है कि आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आती है, आपको थोड़ा इजी लगता है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझ आना चाहिए। तो आपको जो अच्छी लगे, आप कोई भी एक मैगज़ीन उठाइए और आप उसको फिक्स कर लीजिए कि आपको वही पढ़नी है। आप उसको बार बार चेंज ना करें, और मल्टीपल मैगज़ीन्स को स्पेशली ना रेफ़र करें, क्योंकि उसकी इतनी नीड नहीं होती है। वो सिर्फ आप, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इनफैक्ट वो टाइम वेस्टेज है मेरे लिए। तो इसके अलावा हम एक बात कर लेते हैं जनरल मिस्टेक्स की। सो सी, मेरे 6 अटेम्प्ट्स हैं, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं 6 गलतियों के बारे में बात करती हूँ जो नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने 6 अटेम्प्ट्स में 6 गलतियाँ ऐसी सीखी हैं जो हम अगर हम उन्हें अवॉइड कर सके, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं अगर पहली गलती के बारे में, अगर अब मैं अपनी पहली गलती के बारे में बात करूँ ना, तो वो है सिलेबस से पूरी तरीके से रूबरू होना। आपको सिलेबस आपका टिप्स पे होना चाहिए, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ठीक है बस बुक्स किसी ने बता दी है, इन बुक्स को 8-10 किताबों को उठा के ले आते हैं और हम उनको पढ़ना शुरू कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको ना एक राइट ओरिएंटेशन के लिए, एक पूरा एक प्रॉपर उसके लिए कि ना क्या चीज़ उन बुक्स में से भी आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि बुक की हर एक लाइन रेलेवेंट नहीं हो सकती है। तो उसमें से भी ना थोड़ा सा अपने माइंड में ना अपने उसको क्लियर रखने के लिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस पर आप ज़्यादा फोकस करें, उसके लिए ना सिलेबस आपके टिप्स पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पहली गलती है जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि वो सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं, तो ये आप ना करें। हम दूसरी गलती के बारे में बात करते हैं, वो है रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन। सो क्या होता है ना कि इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, इतना कंटेंट अवेलेबल है, प्लीज़ सारे कंटेंट के पीछे मत भागो। और जैसे कि बहुत ही प्रोमिनेंटली हम लोग बोलते हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, आपको बुक कलेक्टर नहीं बनना है,
तो आप प्लीज़ अपने बुक सोर्सेज़ को लिमिटेड रखें, अपने सारे सोर्सेज़ को आप लिमिटेड रखें और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें। जनरली लोग बोलते हैं कि 2 से 3 बार रिवाइज़ करें, पर मैं बोलूँगी आप 5, 6, 7, 10 बार भी आप रिवाइज़ करें ना, वो भी मतलब उसके बिना इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि हम लोग रिटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा। हमें इतनी सारी बुक्स पढ़नी है, इतना सारा हमारे पास कंटेंट है, हमारा सिलेबस ही इतना बड़ा है। अगर आप यूपीएससी का प्रिंट आउट निकालेंगे ना, वो अपने आप में एक छोटी सी बुक है सिलेबस वाली। तो बहुत सारा कंटेंट है। अब उसको रिटेन करने के लिए माइंड में ना 8 से 10 बार आप चीज़ों को रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें, 1 से 2 महीने 3 महीने के गैप पे, ताकि आप उन चीज़ों को याद रख पाएँ। ऐसा नहीं है कि एक बुक आपने एक साथ 10 बार बैठ के पढ़ ली, अब वो 10 साल तक आपको याद रहेगी, ऐसा नहीं होता है। सो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े गैप पर अगर आप उन चीज़ों को ऐसे रिवाइज़ करते हैं, तो आप उनको बेटर रिटेन कर पाते हैं। तो ये दूसरी गलती है कि रिवीजन ना करना, इसको आप ना करें। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड मिस्टेक की, थर्ड मिस्टेक जो मुझे लगता है वो है कंसिस्टेंसी की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना अपनी प्रिपरेशन में, तो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी तो मतलब चाहिए ही चाहिए डेली बेसिस पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 15 घंटे पढ़ाई करो, इतना फैंसी डायलॉग मैं यहाँ पे नहीं देना चाहती किसी को भी कि 15 घंटे पढ़ाई करने से एग्ज़ाम क्लियर होगा। आप 6-7 घंटे अगर ढंग से थोड़ी कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई कर पा रहे हैं ना, कि उन 6 घंटे में आपने जो पढ़ा है आपको समझ में आया है, आपको आप उसको रिटेन कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर 1 डे, तो भी इसका मतलब है कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा है। अगर आप उसको 1 या 2 दिन भी रिटेन कर पा रहे हैं तो उसके बाद तो रिवीजन से वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाएगा उसका। बट वन गो में अगर आप एटलीस्ट 1 डे भी आप उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स आपने उसको कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ा है, या फिर आपको समझ में नहीं आया है कि आपने क्या पढ़ा है। तो आप प्लीज़ कंसिस्टेंट रहें और थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। उसके बाद फोर्थ मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ, तो वो है एक कंपैरिजन। सी कंपैरिजन से मेरा क्या मतलब है, बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं ना, हम लोग मतलब अभी तो ठीक है, अब मैं अपने आप को एस्पिरेंट हमेशा ही समझूंगी, हमेशा अपनी वो लर्निंग थिंग ना मेंटेन करके रखनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई एज नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर कि ना कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों की स्ट्रैटेजी के साथ, दूसरों की उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके साथ, उन वो किस तरीके के आंसर्स लिख रहे हैं, हमें ना अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरों की सक्सेस देखकर। फिर हम उनके आंसर कॉपीज़ उठाते हैं, उन्होंने कैसा लिखा है, फिर अगर हमें वो अच्छा लग गया तो हम उनकी पूरी स्ट्रैटेजी उठा लेते हैं, उनकी पूरी बुक लिस्ट उठा लेते हैं। तो ये कंपैरिजन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिज़ास्टरस थिंग है, ये नहीं करना चाहिए। सोसाइटी में किसी को भी ना, पेरेंट्स को अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना चाहिए, और ना हम लोगों को खुद, क्योंकि हर एक का अपना एक पोटेंशियल होता है, हर एक की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, एक खासियत होती है, उसको आप पहचानें और आप ना उसके अकॉर्डिंग काम करें। आप दूसरों से ज़रूर सीखें, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, दूसरों के काम से, उनके एक्सपीरियंस से, उन्होंने जो लिखा है, जिस तरीके से चीज़ों को किया है, आप ना उनसे सीखें। लेकिन आप ना पूरा का पूरा उनको खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट ना कर लें, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए काम करी है वो आपके लिए भी सेम काम करेगी, क्योंकि आपके अंदर कुछ और पोटेंशियल है, आपकी कैपेबिलिटीज़ कुछ और है। हो सकता है कि जो चीज़ मैं 12 घंटे में पढ़ के समझ पाती हूँ, हो सकता है आप मुझसे बहुत ब्राइट हो, आप 6 घंटे में ही पढ़ के उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसलिए आप ना अपने पोटेंशियल को पहचानें और उसके अकॉर्डिंग सबका देखें, सुने और करें अपने मन की। ये वही वाली बात है, आप अपने लिए एक वो स्ट्रैटेजी खुद बनाएं सारा कुछ देखने के बाद। तो ये गलती होती है कि अपने आप को कंपेयर करके और फिर ना किसी की स्ट्रैटेजी या किसी की भी चीज़ों को ना एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेना अपने अंदर। वो आप ना करें, क्योंकि उससे आपकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है, और वो मुझे लगता है कि वो नुकसान ही देती है लॉन्ग टर्म में। ओरिजिनलिटी ही एक ऐसी चीज़ है आपके अंदर जो आपको सक्सेस दिला सकती है। उसके बाद मुझे एक मिस्टेक जो लगती है, वो मैंने अभी बात भी की, वो है आंसर राइटिंग को इग्नोर करना। सी आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, वो एक इनहेरेंट पार्ट है इस प्रिपरेशन का। हमें ऐसा लगता है कि ना हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, हमें सिर्फ बुक्स रीड करनी है, उससे हो जाएगा, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, बस पढ़ पढ़ के सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आंसर राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आप उसको ना
दूर दूर तक भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना अगर आपने प्रीलिम्स मान लिया चलो क्वालिफाई कर भी लिया, लेकिन आप ना मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं ये सीधा सीधा बोल रही हूँ, अगर आप आंसर राइटिंग को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो अब मेंस क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे सिर्फ रीडिंग के बेसिस पे। आपको लिख कर देखना ही होगा कि आप जो आंसर आप लिख रहे हैं, आप उसके अंदर सारी डिमांड को एड्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन कैसा है, आपके बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, आप उसको और बेटर एक रिप्रेजेंटेशन होती है एक आंसर की ना, जैसे मोस्टली मुझसे पूछते हैं कि हम प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें। सी प्रेजेंटेशन स्किल्स तभी तो इम्प्रूव होगी ना जब आप लिख कर देखेंगे, जब कोई आपको बताएगा कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, या फिर आप खुद देखेंगे कि मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा आंसर उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है देखने में, या हो सकता है इसमें कोई डायग्राम मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, कोई बार चार्ट हो गया या कोई फ्लो चार्ट हो गया, कुछ भी है, ये सब आपको तभी समझ आएगा जब आप लिख कर देखेंगे। तो आप आंसर राइटिंग को इग्नोर ना करें। उसके अलावा एक गलती की जो मैं बात करना चाहूँगी, वो है हमारा माइंडसेट। सी इस ये जो पेपर है ना, ये जो एग्ज़ाम है, ये ना हमारे नॉलेज से ज़्यादा हमारे पेशेंस का टेस्ट है, हमारी परसीवियरेंस का टेस्ट है, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट है, और हमारे एक हेल्दी माइंडसेट का टेस्ट है। अगर आपका माइंडसेट हेल्दी नहीं है, अगर आप इमोशनली हेल्दी फील नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, मे बी ड्यू टू फैमिली और एनी ऑफ योर पर्सनल रीज़न, जो कि हमारी यूथ जनरेशन के आजकल होते ही हैं जनरली स्पीकिंग, तो अगर आप किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपका माइंडसेट हेल्दी नहीं है, और हेल्दी माइंडसेट के बिना आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ना उस चीज़ पे भी ज़रूर वर्क करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हॉबीज़ परस्यू करने से, या आपके जो भी चहीते लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने से आपको अच्छा फ़ील होता है, आपको खुशी फ़ील होती है, तो प्लीज़ आप ना उसको भी अपनी एक प्रायोरिटी बना के रखें। क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के बिना इतने बड़े एग्ज़ाम की, इतने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपने घर का इन्वायरमेंट, और या फिर अगर आप कहीं बाहर पीजी में रहते हैं, आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर जो आपका इमीडिएट सर्कल है, इमीडिएट एनवायरनमेंट है जो आपका, वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। प्लीज़ नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखें। स्पेशली जो लोग होते हैं ना कि आप नहीं हो पाएगा, इतने अटैम्प्ट हो गए हैं, इतना हो गया है, दुनिया कर रही है, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तुम कहाँ लग गए हो लाइन में, तो नहीं हो पाएगा। ये सारी जो बातें होती हैं ना, प्लीज़ इनको अपने आप से बहुत दूर रखें, क्योंकि ये ना चाहते हुए भी ना आपको डीमोरलाइज कभी कभी फील करा देती हैं। स्पेशली जब आपका नहीं हो पाता है कोई एक आध अटेम्प्ट में, तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा। तो ये सेल्फ डाउट्स अपने अंदर ना आने दें, मेंटेन करके रखें उस चीज़ को, उस पॉजिटिविटी को, खुद पे भरोसा रखें, ऊपर वाले पे भरोसा रखें, और अपने पेरेंट्स के ना आशीर्वाद पे आप ज़रूर भरोसा रखें। ये सब चीज़ें भी ना हमारी मेहनत के साथ काम करती हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं थोड़ी सी डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ, मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा पर्सनली इन चीज़ों में बिलीव करती हूँ कि ये सब भी हमारे लिए ना इक्वली काम करती हैं। बड़ों के आशीर्वाद के बिना और एक पॉजिटिविटी के बिना भी इतने बड़े मुकाम को हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपके अराउंड पॉजिटिविटी हो, और आप सबसे पहले ना आप अपने अंदर से पॉजिटिव रहें, क्योंकि वो एक पॉजिटिव लाइट ना आपके दिल से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपके फेस पर वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तब देखना आपकी जो बॉडी है ना, वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। तो आप प्लीज़ अब इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें प्रिपरेशन में, क्योंकि एक नेगेटिविटी भी मुझे लगता है कि ये एक मिस्टेक होती है अगर कुछ लोग नेगेटिविटी में से सराउंड हो जाते हैं। सी सैट के लिए ना विनय मैंने बात कर ली है, तो अभी जब ये वीडियो आ जाएगी ना, तो आप प्लीज़ इसको एक बारी दोबारा देख लीजिएगा, बीच में जहाँ पे हमने सी सैट के बारे में बात की है। और उसके अलावा मैं एक दो बुक्स वगैरह थोड़ी सी सी सैट के लिए मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी बात कर ली है, और अब ये बहुत लंबा एक लाइव इंटरेक्शन सेशन भी हो गया है, और आप सब ने मतलब इतना पेशेंटली मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सी आई एम ऑनेस्टली आई एम विलिंग टू हेल्प all of you, all our aspirant community, because I understand that feeling
तो इसलिए आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर दैट हेल्प। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी की कोई पर्सनल क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम एज इन अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम मुझसे शेयर करनी हो, अगर आप इमोशनली अगर आप कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आपको उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ पॉजिटिविटी चाहिए, तो आप उन चीज़ों को लेकर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके थोड़े से भी आपके दिल को मैं खुशी दे पाऊँ। मुझे अब लगता है कि हमें इसको एंड करना चाहिए, इस इंटरैक्शन को। बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी इंटरैक्शन था। आप सबके जितने भी कमेंट्स में सॉरी अगर मुझसे कोई इम्पॉर्टेंट कमेंट और या कोई क्वेरी मिस हो गई हो। मैं अपने सारे जो भी मेरे कॉन्टैक्टिंग ऑप्शंस हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी। आप प्लीज़ मुझे अलग से कांटेक्ट करके पूछ लेना। और जो कुछ एस्पिरेंट्स अलग से कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं उन सब के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर कोई सुंदर होता है, हर कोई प्यारा होता है। आपकी आत्मा, आपकी सोल अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, और अगर वो है तो यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। चलिए, थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम दोबारा किसी और इंटरैक्शन में मिलेंगे और मिलते रहेंगे। चलिए, गुड आफ्टरनून, थैंक यू।